नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमारी जो सीरीज चल रही हैं इसमें हम देखेंगे अब गैर संवैधानिक निकायों के बारे में, और जिसमें हम अब जानेंगे पहले पार्ट में नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए दोहरा लाभ है, क्योंकि ये पॉलिटी में से संबंधित भी है और आपके जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है उसमें भी नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो नंबर्स हैं वो कटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इन टॉपिक से। तो दोस्तों, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि क्या है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, जैसे कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी समय तक आपने एग्ज़ामें भी दे रखी होती हैं और उनमें जो है आप फेल भी हो जाते हैं, तो आप निराशावादी भी हो जाते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि आप हारते तो हैं, परंतु अगर आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ते हैं तो आप फिर से जीत सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार देने से जो है आपका अनुभव बढ़ता है काफ़ी समय तक। परंतु अगर आप मन से ही हार जाते हैं कि अब तो मुझे तैयारी नहीं करना है, तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग से सबसे फर्स्ट आपको उसका नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। दोस्तों, जब नीति आयोग से पहले योजना आयोग कार्य कर रहा था तो योजना आयोग अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसको जो है शक्तिहीन महसूस किया जाने लगा। तो मोदी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नए नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, योजना आयोग 1950 में बना था, परंतु अब योजना आयोग से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। अगर पूछे जाएंगे तो नीति आयोग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 1 जनवरी 2015 की डेट आपको पता होना चाहिए। और नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया। अतः यह एक गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन संसद के किसी अधिनियम द्वारा नहीं किया गया। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी संवैधानिक निकाय देखे हैं, अब उसमें संवैधानिक का मतलब क्या था कि संवैधानिक का मतलब ये होता है कि अगर उनसे संबंधित कोई भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनमें संविधान में उल्लेख किया गया है, तो वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अगर उनका संविधान में उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक निकाय। और गैर वैधानिक का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर किसी निकाय का या किसी भी कानून के द्वारा जो है अगर उसका निर्माण किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? वैधानिक बोला जाता है, यानी कि कानूनी। परंतु अगर उसका संसद के किसी अधिनियम द्वारा निर्माण नहीं किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? गैर वैधानिक, क्योंकि इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य होता है नीति निर्माण करना, प्लानिंग या योजना बनाना, और ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जबकि कानून बनाने का कार्य किसको है? संसद को दिया गया है, जो विधायिका का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इन सब के बारे में पहले ही काफ़ी चीज़ें जो हैं कवर कर रखी हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, जो नीति आयोग होता है यह मुख्यतः क्या होता है? भारत सरकार के नीति निर्माण का प्रबुद्ध मंडल यानी कि थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, जो प्लानिंग का निर्माण करना है कि किस प्रकार से किसी कार्य को, किसी योजना को एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसका जो पूरा जो ढांचा होता है कि कुछ अगर नया भी प्लान बनाना है तो वो क्या एक थिंक टैंक के रूप में जो है नीति आयोग जो है भारत सरकार के लिए कार्य करता है। नीति आयोग के गठन का उद्देश्य भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। दोस्तों, नीति निर्माण जो नीति आयोग है तो इसका गठन ही इसलिए किया गया था, जो भारत और राज्य सरकारें होती हैं इन दोनों के बीच में जो है समन्वय स्थापित हो सके, यानी कि दोनों के बीच जो है इकोनॉमिक जो है प्लानिंग का निर्माण किया जा सकते हैं और दोनों ही सहभागी उसमें हो सके। ठीक है, भारत की राज्य सरकारों तथा संघ प्रदेशों के आर्थिक हितों को निरूपित करने के लिए नीति आयोग अवसर प्रदान करेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार के अवसर ये पैदा करेगा नीति आयोग, जिससे राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी के जो हैं आर्थिक हित जो है क्रिएट हो सके और उनको फायदा हो सके।
नीति आयोग जो है विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक समूह है। ये चीज आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग अगर कोई पूछ ले तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक समूह होता है जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक विषयों में नीतियों के निर्माण का अधिकार सौंपा गया है। यानी कि नीति आयोग जो है, जो पूरी संरचना होती है उसमें विशेषज्ञ अलग अलग जो है विशेषज्ञ जो है व्यक्ति शामिल होते हैं, और सरकार द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक विषय जितने भी होंगे उनके जो है उनसे संबंधित जो है प्लानिंग के जो निर्माण के लिए उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे ही प्रधानमंत्री पद पर कोई विराजित होगा, यानी कि प्रधानमंत्री जैसे ही कोई व्यक्ति बनेगा तो वैसे ही वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं हम नीति आयोग की संरचना के बारे में। अब संरचना का तात्पर्य तो ये है कि दोस्तों इसमें किन कौन कौन से परिषद या शामिल होते हैं, ये चीजें होती हैं संरचना और संगठन में। तो सबसे फर्स्ट जो है कि अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वो होगा भारत के प्रधानमंत्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तो कन्फर्मली पता ही होगा कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों संरचना में जो नीति आयोग है उसमें संचालन परिषद होती है, और संचालन परिषद में सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम एवं अन्य जो है यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल, यानी कि दोस्तों जितनी भी राज्य हैं उनके सीएम, और जैसे कि पुदुचेरी और दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं विधायिका वाले, तो वहाँ के भी सीएम, और इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल, यानी कि टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं संचालन परिषद में। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषद होती है इनका गठन क्या होता है, एक से अधिक राज्य अथवा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। यानी कि कुछ पर्टिकुलरी जो क्षेत्र होते हैं राज्यों से, या फिर कुछ ही राज्य इसमें शामिल होते हैं, और इसका कार्यकाल निश्चित होता है। और इसका गठन कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, तथा राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझिए कि संचालन परिषद में तो टोटल जितने भी राज्य होंगे और यूनियन टेरिटरी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनके उपराज्यपाल और सीएम शामिल होते हैं, परंतु क्षेत्रीय परिषद में वो ही शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री उनको गठन में शामिल करेंगे। जितने भी राज्य होंगे उनके सीएम और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल। फिर इसके बाद कि इन परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष और उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। या तो इनकी अध्यक्षता वर्तमान में कौन करेंगे, प्रधानमंत्री, या फिर अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनके द्वारा कोई व्यक्ति करेगा जो उनको नामित कर दे। फिर दोस्तों इसमें विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होते हैं। अब विशिष्ट आमंत्रित सदस्य कहाँ से होंगे, तो संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशिष्ट तथा पेशेवर व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जितने भी सेक्टर होते हैं, जैसे कि सोशल इशू या फिर आर्थिक, या फिर हम मान लें कि जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो जितने भी क्षेत्र होते हैं दोस्तों इसमें जो पेशेवर व्यक्ति होंगे तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग निर्माण में सहायता के लिए विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल होते हैं जिनको प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो पूर्ण संगठनात्मक जो होता है, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, इसमें क्या होता है कि ये तो परमानेंटली इसमें सदस्य बने रहते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर जो होगा इसमें एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, फिर इसमें कुछ सदस्य होंगे, अंशकालिक सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये मतलब पूर्णकालिक होंगे। इस पूरी जो इसकी जो संरचना है नीति आयोग की उसमें ये सब ही शामिल होंगे। परंतु जो हमने देखा कि पीछे जैसे कि उसमें क्षेत्रीय परिषद और वो है, तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा है इसमें अध्यक्ष तो फिक्स है ही सर, जो प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष होगा तो वो कौन होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। तो दोस्तों अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है राजीव कुमार, ये याद रखिए दोस्तों। फिर इसके बाद सदस्य कौन होंगे, पूर्णकालिक होते हैं। तो जो सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक का तात्पर्य क्या है कि दोस्तों वो जब तक ये नीति आयोग रहेगा तब तक रहे होंगे, परंतु जो व्यक्ति होंगे पूर्णकालिक वो कौन से होंगे, तो राज्य मंत्री के समकक्ष होंगे। फिर इसके अलावा जो अंशकालिक सदस्य होते हैं यानी कि कुछ समय के लिए, तो अंशकालिक सदस्य जो होंगे वो कितने होंगे, तो अधिकतम 2 सदस्य होंगे, जो कहाँ से आएंगे, अग्रणी यानी कि विश्वविद्यालय होंगे, या फिर जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अनुसंधान संगठन यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर अन्य संबंधित संस्थानों से हो सकते हैं, परंतु केवल
जो अधिकतम होंगे वो 2 सदस्य ही यहाँ पर सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें पदेन सदस्य होंगे नीति आयोग में। वो कौन है? पदेन का मतलब वो ही कि जैसे ही वो मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के में सम्मिलित होंगे, वहाँ पर वो नीति आयोग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है होंगे। फिर इसके अलावा दोस्तों एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा यानी कि सीईओ। तो निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा सीईओ को, और भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष अधिकारी होगा। तो अभी दोस्तों वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के? वो है अमिताभ कांत, ये याद रखिए। फिर दोस्तों अगर आवश्यक हो तो एक नीति आयोग का एक सचिवालय होगा। अब देखते हैं दोस्तों नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के अलावा, तो आप नीति आयोग के उद्देश्य को छोड़ सकते हैं। परंतु अगर आप यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रिटर्न में ये काम आएंगे, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट उद्देश्य को एज इट इज लिखना होगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम यहाँ पर इनको नॉर्मली रीड कर लेते हैं। क्या है दोस्तों ये उद्देश्य नीति आयोग के? कि यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। और क्या है दोस्तों नीति आयोग के उद्देश्य? तो वो है प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसको जाके ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।